नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में ईडी के मसले और सोरेन सरकार पर शिकायतों की झड़ी के बाद बीजेपी नेताओं की राज्यपाल से मुलाकात झारखंड के राजनीतिक माहौल का तापमान बदलने के लिए काफी है। यही वजह है कि झारखंड में सियासी और संवैधानिक संकट की आहट महसूस की जा रही है, जिसके बाद बीजेपी नेताओं की राज्यपाल से मुलाकात जेएमएम के नेताओं के लिए रेड सिग्नल की तरह काम कर रही है, जिसको लेकर सरकार के खेमे में हलचल तेज हो चुकी है। तो अब देखना यह है कि झारखंड में अगला कदम कौन उठाता है, जिसके कयास लंबे समय से लगाए जा रहे हैं। तो आज झारखंड के सियासी तापमान पर होगी बातचीत, लेकिन इससे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बीजेपी ने की हेमंत सरकार की राज्यपाल से शिकायत। क्या राज्य में संवैधानिक संकट खड़ा कर रही हेमंत सरकार? राज्यपाल से मिला बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल। मुलाकात पर शुरू हुआ सियासी बवाल। फिर से हम लोगों ने जो तीन तारीख को जो पत्र हम लोग भेजे थे महामहिम को, उसका हम सब लोगों ने उनको स्मरण कराए और उनसे हम लोगों ने ये निवेदन किया है कि आज वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार है, वो जानबूझ करके संवैधानिक संकट को खड़ा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। झारखंड बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार की शाम राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर हेमंत सरकार की शिकायतों का जत्था खोला। दुहाई ये कि हेमंत सरकार झारखंड में संवैधानिक संकट खड़ा करने की कोशिश कर रही है। राज्यपाल महोदय रोकें, वरना झारखंड में सियासी संकट खड़ा हो जाएगा। राजभवन से निकलने के बाद बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि जिस तरह से गांडेय विधानसभा के सरफराज अहमद विधायक को इस्तीफा दिलाया गया, वो एक षड्यंत्र का हिस्सा है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने बेउर जेल जाने से पहले अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था, ठीक उसी तरह से हेमंत सोरेन अपने जेल जाने से पहले कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। सीएम को डर है कि वो कहीं जेल न चले जाएं। नए साल की शुरुआत था 2024 का, तो हम लोग 2024 के भी महामहिम को बधाई देना था, शुभकामना देना था, क्योंकि जिस दिन हम सब लोग आना चाह रहे थे 3 तारीख को, तो उस दिन यहाँ उपस्थित नहीं थे। तो फिर हम सब ने उस दिन जो हम लोगों ने महामहिम के नाम से पत्र भेजा था, तो हम लोग भेज दिए थे। लेकिन जब वो उसी दिन ये पत्र बता दिए थे कि 8 तारीख को लौटेंगे, उसके बाद आप सब लोगों से प्रत्यक्ष मिल पाएंगे। जब ये पता चला कि कल वो आए, तो आज हम लोगों ने समय लिया था और फिर 5 बजे समय हम लोगों को दिया है। और पहले तो महामहिम से हम लोगों ने 2024 नए साल की हम सब लोग उनको बधाई दिए, शुभकामना दिए। और फिर से हम लोगों ने जो तीन तारीख को जो पत्र हम लोग भेजे थे महामहिम को, उसका हम सब लोगों ने उनको स्मरण कराए और उनसे हम लोगों ने ये निवेदन किया है कि आज वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार है, वो जानबूझ करके संवैधानिक संकट को खड़ा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। झारखंड में तो 1 साल से भी कम समय, और कम समय यहाँ तक कि क्योंकि दिसंबर में चुनाव होना है, तो सितंबर अक्टूबर में ही आदर्श आचार संहिता लग जाता है, यानी चुनाव की जो प्रोसेस है वो पहले ही शुरू हो जाता है। अगर उस हिसाब से जोड़ेंगे तो मुश्किल से 7-8 महीना का समय बचा हुआ है। तो ऐसी हालत में कोई चुनाव कराना बिल्कुल गैर संवैधानिक है। हम सब लोगों ने उनसे निवेदन किया है, आपको जो आवेदन हम लोगों ने भेजा है उसे आप इलेक्शन कमीशन को भेज दीजिए। और हम सब लोगों की उन्होंने पूरी बातों को सुना है और मैं समझता हूं कि जो विधि सम्मत होगी वही कार्रवाई करेंगे। ये सब हम लोगों को पूरा विश्वास है। अरे वो तो आज ने कह रहा है, नहीं तो रिजाइन क्यों कराया? रिजाइन तो 2 ही स्थिति में होता है, या तो सरफराज अहमद जी के साथ पार्टी की कोई झगड़ा हो, तभी तो कोई दल छोड़ते हैं, और दल छोड़ते हैं तो फिर पद से वो रिजाइन करते हैं। दरअसल बीजेपी सवाल उठा रही है
कि आखिर किस वजह से गांडेय विधानसभा के विधायक सरफराज अहमद को इस्तीफा दिलाया गया। हेमंत सोरेन अगर जेल जाते हैं तो चुनाव में ज्यादा समय नहीं है। ऐसे में जब आम चुनाव में कम समय होता है तो किसी भी विधानसभा में उपचुनाव नहीं करवाया जा सकता, और अगर उपचुनाव का ऐलान होता है तो निश्चित रूप से ये गैर संवैधानिक होगा। खैर ये सियासत है और सियासत में विपक्ष अक्सर राज्य सरकारों की शिकायतों का किस्सा सुनाने राज्यपाल के पास जाती रहती है, मगर यह कहानी सियासी कम संवैधानिक संकट की ज्यादा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या मामला संवैधानिक संकट का है या फिर सियासत का। खैर जो भी हो, मगर इतना जरूर है कि राज्यपाल से बीजेपी नेताओं की मुलाकात ने रांची में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो आज झारखंड के सियासी और संवैधानिक संकट पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ अमिताभ कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ सच्चिदानंद सिन्हा बीजेपी नेता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है। और फिरोज खान जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल सच्चिदानंद जी आपसे ही होगा। जिस तरह से बाबूलाल मरांडी जी ने मुलाकात की है राज्यपाल से और ऐसे में संवैधानिक संकट को लेकर बात उठ रही है, आपकी मुलाकात के पीछे कारण क्या था? क्या राज्यपाल जी को यही याद दिलाना था कि कहीं उपचुनाव की तरफ वो आगे न बढ़ जाए? बिल्कुल, ये स्मरण जो है प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी द्वारा और जो उनकी टीम है वो स्मरण कराने के लिए राज्यपाल महामहिम को ये स्मरण कराना चाह रहे थे कि, और उनको जो लिखित में जो दिया है कि आप जो है जो नियम संगत है वही काम करें, कानून के उलट कोई काम न हो। इसलिए कि झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, कहीं न कहीं संवैधानिक संकट को खड़ा करने का पूरी व्यवस्था वो कर चुके हैं। इसलिए कि आप देख रहे होंगे कि जो गांडे के विधायक हैं, अभी चुनाव में महज 7-8-9 महीने बच रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी ने भी कहा कि आचार संहिता दिसंबर में अगर 2024 में चुनाव होती है तो आचार संहिता 2 महीना पहले ही लग जाता है। तो इस तरह से समय बहुत कम है और इतने कम समय में इस्तीफा दिला करके उपचुनाव कराना कहीं से भी नियम संगत नहीं है। इन सब चीजों को जो नियम संगत है उसको स्मरण कराने के लिए हमारे महामहिम के पास बाबूलाल मरांडी जी गए थे और उन्होंने ये स्मरण कराने का जो है पत्र दिया है। और उस आधार पर राज्यपाल क्या करते हैं तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो हमारे झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो तो शपथ लेने के समय उनको शपथ दिलाया जाता है कि मैं पूरी निष्ठा और कर्तव्य के साथ जो है पालन करूंगा, जनहित कार्य करूंगा, मैं ये वचन देता हूं, कसम खाता हूं। वहीं दूसरी तरफ 4 सालों में सिर्फ और सिर्फ झारखंड प्रदेश में घोषणा पत्र के अनुरूप कोई काम नहीं होता है। जनता त्राहिमाम करती है, युवा त्राहिमाम कर रहे हैं, जितने भी पारा शिक्षक हैं और जितने कई अनुबंध कर्मी है त्राहिमाम कर रहे हैं, सब हल्ला बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कानून से संबंधी जो चीजें हैं, सम्मान उनको मिल रहा है तो वो भागते चल रहे हैं, कानून का सहयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि एक संवैधानिक पद पर वो बैठे हुए हैं। उनको जो है सहयोग करना चाहिए और नियम संगत जो है काम करना चाहिए। उन्हीं सब चीजों को स्मरण कराने के लिए बाबूलाल मरांडी जी ने महामहिम के पास। ठीक है, फिरोज खान जी, झारखंड में जिस तरह से बाबूलाल मरांडी जी की राज्यपाल से मुलाकात हुई थी और आपके नेताओं की भी पहले, जेएमएम और कांग्रेस के नेता भी पहले मुलाकात करने के लिए गए थे, उपचुनाव को लेकर बात की जा रही थी, क्या लगता है आपको? आप लगातार संविधान और कानून की बात करते हैं और ऐसे में झारखंड में जो उपचुनाव की आप बात कर रहे हैं वो संवैधानिक तौर पर तो सही नहीं है, तो किस बिना पर आपने वहां पर गुजारिश की है? देखिए प्रियंका जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी बाबूलाल मरांडी जी बातों को मैं सुन रहा था, मैं भी उनके साथ काम किया हूँ, मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ, जेल में चुनाव लड़ा हूँ 2 साल। बाबूलाल जी बीजेपी में जाकर फंस गए, मुझे ये लगता है, और कहीं न कहीं उनको बीजेपी के नेता घेर रहे हैं, निशिकांत दुबे जी हो, चाहे यहाँ पर हमारे अर्जुन मुंडा जी हैं, रघुवर दास जी हैं, और बहुत सारे लीडर। इससे पहले भी जब 2000 में झारखंड राज्य अलग हुआ तो बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया था, लेकिन उनको ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उल्टा सीधा आरोप लगा कर उनको गद्दी से उतारने के बाद बाबूलाल जी नई पार्टी बनाई। उसके बाद बाबूलाल जी ने कहा कि मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मैं अनार खाना पसंद करूंगा, बीजेपी में जाऊंगा। अब किसी न किसी मजबूरी में बीजेपी में गए हैं, वो अच्छी बात है। उनका बीजेपी में मेरा यही कहना है कि कुछ भी होता है
हमारी सरकार के पीछे पड़ जाते हैं। अब चुनाव कब होगा? हमारे विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया है विधानसभा से, इस्तीफा स्वीकार हो गया है। अब हेमंत सोरेन जी अपने बीवी को मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, अब किसी को और को मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, और जेल के लिए जाएंगे। सब बातचीत जितना है, सब ईडी का भी जितना गुप्त विभाग है, सब उनको ऋषिकांत दुबे के पास चला जाता है। और भी जितने अधिकारी पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले से पता रहता है कि झारखंड में किस नेता का ईडी का छापा पड़ेगा, किस नेता को जेल जाना है। नहीं, वो तो फिरोज खान जी बात यहाँ सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि गांडेय सीट जो खाली कराई गई है उस पर उपचुनाव की गुजारिश तो आपने भी की है राज्यपाल से। तो जब आपने गुजारिश की है तो आपको भी तो पता है ना कि समय कम है तो उपचुनाव नहीं हो सकते। देखिए, उपचुनाव होगा चाहे नहीं होगा तो चुनाव आयोग तय करेगा, इलेक्शन कमीशन तय करेगा। राज्यपाल के पास भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं इसलिए कि राज्यपाल महोदय बीजेपी के बैठाए हुए हैं, महामहिम राज्यपाल बीजेपी के यहाँ दिल्ली से भेजे हुए हैं, तो ज्यादा का बात सुनेंगे। अब मुझे लगता है कि अगर चुनाव नहीं होता है, दुर्भाग्य की बात होगी तो 1 साल बचा हुआ अभी पूरा विधानसभा को, और 1 साल में विकास कैसे होना चाहिए उसका चिंता नहीं है। तो ठीक है फिरोज खान जी, दिक्कत आपके लिए बहुत बड़ी है। राज्यपाल बीजेपी के हैं, ईडी बीजेपी की है, उसके बाद चुनाव आयोग बीजेपी का है, तो आप तो चौतरफा घिरे हुए हैं। जी बिल्कुल। कितना किया बताइए। नहीं, लेकिन आपसे मैं ये पूछ रही हूँ कि उपचुनाव के लिए आपने गुजारिश की थी ना? एकदम जाएंगे। लेकिन आप तो कहते हैं कि आप हर जगह संविधान बचाने का काम करते हैं, तो आप हो जाएगा ना। तो ऐसे में झारखंड में आप संविधान बचा रहे हैं क्या? ठीक है, अमिताभ जी के पास मैं पहले जाती हूँ, उसके बाद आपके पास आती हूँ। जी हाँ, को चुनाव लड़ाएंगे अमिताभ जी, जिस तरह के संवैधानिक या सियासी पता नहीं कौन सा संकट झारखंड में इस समय चल रहा है, खैर कुल मिलाकर बीजेपी की तरफ से जब राज्यपाल से मुलाकात की गई है और इससे पहले कांग्रेस और जेएमएम के द्वारा भी मुलाकात की गई थी, क्या लगता है आपको कि ये जो मुलाकातें हो रही हैं और इसके बाद क्या कुछ फैसला आना है, इस पर झारखंड की सियासत और झारखंड का फ्यूचर दोनों डिपेंड करता है? कोई संवैधानिक संकट तो नहीं उत्पन्न हुआ है, क्योंकि वो अभी खेल यह चल रहा है कि वहाँ पे हो सकता है हेमंत सोरेन जी को डर है कि कभी भी उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो उसमें बचाव के लिहाज से लालू जी वाला जो तकनीक है वो अपना करके हो सकता है कि वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दें। क्योंकि पत्नी मुख्यमंत्री बनेंगी तो 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकती अगर वो किसी सदन की सदस्य नहीं है तो जी। तो इस लिहाज से आपको पता है सरफराज जी का इस्तीफा कराया गया था 2-3 दिन पहले। अब भाजपा ये बताने की कोशिश कर रही है कि जिस दिन चुनाव हो माने मतगणना हो गई उसके बाद से ही सरकार का गठन हो गया है, उस तारीख से लिखा जाए तो 1 साल से कम समय है। क्योंकि तरीका ये है कि अगर विधायक ने इस्तीफा दिया है और 1 साल से अधिक बचा हुआ है तो उसका उपचुनाव होंगे। तो उन्होंने तकनीकी ध्यान रखा है, जहाँ तक मुझे ध्यान है। जिस दिन इनकी सरकार ने शपथ ली थी उसके हिसाब से 2-3 दिन पहले उन्होंने धड़ाक से ये कर दिया है, तो वो तो बचा हुआ अवसर उसको रोकना मुश्किल है। या तो निर्वाचन आयोग अपना समझे कि जरूरत नहीं है, अब 1 साल से कम, अब समय तो 1 साल से कम रह गया है, तो इनकी कोशिश है कि उसको रोक दिया जाए ताकि वो वैसा ना करें जी। तो इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि भाई इस पे चुनाव की गुंजाइश न बने, और अगर हेमंत सोरेन जी जाते हैं तो फिर कोई और मुख्यमंत्री बने, उनके ही दल का बनेगा निश्चित रूप से, लेकिन वो पत्नी को बना दें ऐसी व्यवस्था ना हो। इसलिए मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि चुनाव की गुंजाइश खत्म हो जाएगी तो जो बिहार में टेक्निक अपनाई गई थी वो झारखंड में नहीं लागू हो पाएगी। और इस तरीके से भाजपा का मानना है कि वो लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है। और तकनीकी दृष्टि से हेमंत सोरेन अगर ऐसा करते भी हैं और इलेक्शन हो जाता है और उनकी पत्नी उसमें लड़ के जीत जाती हैं तो वो कंटिन्यू करेंगी। नहीं तो अगर उन्होंने जबरदस्ती बनाया तो 6 महीने के बाद अगर इस दौरान चुनाव नहीं होता है और निर्वाचित नहीं होती हैं तो उनको पद छोड़ना पड़ेगा, फिर किसी और का चयन करना पड़ेगा। तो यह डिपेंड करता है कि आने वाले दिनों में क्या घटनाक्रम होते हैं, उसके हिसाब से। अब तो इन्होंने रिजाइन कर दिया है, सीट खाली है, अब निर्वाचन आयोग तय करे तभी पता चलेगा जी। बिल्कुल सच्चिदानंद जी, जिस तरह से अमिताभ जी कह रहे हैं कि तमाम कवायद सिर्फ इसलिए की जा रही है कि कहीं
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री का पद न दे दिया जाए, क्या आपको लगता है कि इसके अलावा भी यदि कोई विधायक बनता है तो वो आपके लिए रास्ता आसान करने का काम करेगा, या आपके लिए आसान हो जाएगा मामला अगले चुनाव में? सबसे बड़ी बात है कि जो न्याय व्यवस्था है उसको हेमंत सोरेन जी सम्मान के बाद से ही वो ओवरलेप करते चले आ रहे हैं, और करते 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 व्यवस्था कहिए कि सम्मान के बाद उनको इतना डर हो गया है कि अपना प्लान बी जो है नहीं, लेकिन अगर न्याय व्यवस्था की भी बात करें तो राज्यपाल और चुनाव आयोग जो फैसला लेगा वो फैसला तो फिर सबको मानना होगा ना। हाँ, इसलिए तो हमारे जो बाबूलाल मरंडी जी प्रदेश अध्यक्ष, उनको स्मरण करा रहे महामहिम को कि आप जो न्याय प्रणाली है उसको कम से कम उसी के तहत आप काम करें, और उसके उलट आप देखेंगे कि जो जेएमएम सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं सरफराज अहमद जी को इस्तीफा दिला करके प्लान 20 जो सेट कर रहे हैं वो सभी लोगों को यह पता चलते आ रहा है, और कहीं ना कहीं जैसे फिरोज जी हैं इस चीजों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ढांकने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि पूर्णतः ये सारी रणनीति जो है हेमंत सोरेन जी अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सारा सेटअप वो तैयार कर चुके हैं लगभग। और मैं तो कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से भी अगर आवाज पहुंचती है राज्यपाल महोदय को भी कि वो देखें कि उनकी कार्यकाल इतने कम समय में मुझे लगता है कि उपचुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन जो है लगाने की व्यवस्था करें, क्योंकि 4 सालों में मैं बता रहा हूँ कई बार डिबेट के माध्यम से कहा हूँ कि घोषणा पत्र के अनुरूप जो है हेमंत सोरेन जी ने जो वायदे किए थे कहीं नहीं इनका जो है पूरा स्पष्ट मतलब कोई काम ऐसा हो पाया। जैसे आप बिहार में देखेंगे कि अनेकों शिक्षकों की नियुक्तियां हुई, उसी तरह यहाँ पर झारखंड में क्या है कि सिर्फ डेट निकलता है और वो फेल हो जाता है। युवाओं में काफी आक्रोश है। नहीं, लेकिन सच्चिदानंद जी बहुमत जेएमएम और कांग्रेस की सरकार को यहाँ पर मिला है, यहाँ पर यदि मुख्यमंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई होती भी है तो वो किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं, इसमें आपकी क्या चिंता है, या आपकी मंशा राष्ट्रपति शासन की है? हम जो जिस समय में सरफराज अहमद जी ने इस्तीफा दिया है और जो कम कार्यकाल में कहिए कि अब जो है उपचुनाव की बात उठ रही है, डेट का जो पेंच है वो फंसा हुआ है उसके अनुरूप तो। और दूसरी बात है कि अवैध उत्खनन को लेकर के और सब मामलों को लेकर के जो लिफाफा खुलने वाला है वो लिफाफा को वो संज्ञान में लेते हुए महामहिम जी को अविलंब राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, और अब जो है इसमें कोई विलंब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार और अपराध का ग्राफ इतना बढ़ चला है, चाहे उनके निजी लोगों को लेकर के हो, चाहे खुद हेमंत सोरेन जी को लेकर के हो, ये सब चीजें फिरोज खान जी चलेंगी। जवाब दीजिएगा इस पर। मैंने सचिदानंद जी का बात बहुत गौर से सुना, बहुत अच्छे से सुना है। ये लोग ऐन कैन प्रकारण चाहते हैं कि झारखंड में हेमंत सरकार जाए, विधायक तो नहीं बिक रहे हैं, जेएमएम के भी नहीं बिके, कांग्रेस के भी नहीं बिके, और ये लोग चाहते हैं अब कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को ईडी के माध्यम से परेशान किया जाए, जेल भेज दिया जाए, और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा के भारतीय जनता पार्टी अपना जो है सरकार चलाए राष्ट्रपति शासन के माध्यम से। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ झारखंड की जनता सब कुछ देख रही है, प्रियंका जी बड़ी गौर से देख रही है, अच्छे से देख रही है। अगर गलत से भी भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो जो 14 सीट में एक आध सीट आने वाली, जो 14 सीट लोकसभा है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार जीत जाएगी। और इन लोगों ने सर्वे करा लिया है कि अगर हम लोग हेमंत सोरेन को जेल भेजते हैं या हेमंत सोरेन के ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं, इसका पूरा फायदा जो है इंडिया गठबंधन के नेताओं को मिलेगा, क्योंकि झारखंड में हमारा आदिवासी बहुल इलाका, बहुत सारा विधानसभा है, बहुत सारा लोकसभा है, और यहाँ पर ST SC OBC माइनॉरिटी का आपको मालूम है कि यहाँ पर समीकरण बैठ चुका है। लाख कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वोट देखिए अभी आपने देखा होगा डुमरी का चुनाव में क्या हुआ था, आपने देखा 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने हम लोगों को वोट दिया। इसलिए मैं जानता हूँ कि यहाँ के लोग जान रहे हैं कि हेमंत सरकार काम कर रही है, हेमंत सरकार विकास कर रही है, नौजवानों को नौकरी दे रही है। कि भारतीय जनता पार्टी वाले 9 साल में क्या किया, 9.5 साल में 2 करोड़ रोजगार हर साल दिया जाएगा भाइयों और बहनों को, 15 लाख रुपया हर भाइयों बहनों के अकाउंट में जाएगा। लेकिन फिरोज खान जी, रोजगार के मसले पर तो आपने भी कुछ नहीं किया है ना, कितनी नौकरियां दी हैं? 2 लाख का कर्ज माफ नहीं किया, पारा शिक्षकों को नियमित करने का काम नहीं किया, अनुबंध कर्मियों को नियमित करने का काम नहीं किया था। हम लोगों ने 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 देने का जो काम नहीं किया। 1400 से ज्यादा 1 साल में 3-4 JPSC कंडक्ट कराने की बात कही थी, वो करने का काम नहीं किया। खुद के मुख्यमंत्री के
दहेज वहाँ पर विधानसभा में शिक्षा स्वास्थ्य की पालिका व्यवस्था में इतनी गड़बड़ है, आए दिन हमारी अनेकों बच्चों सरकार की मृत्यु हो जाती है योजना और चला वहाँ रही है। स्वास्थ्य मंत्री और जनता मुख्यमंत्री नहीं आपकी पहुँचते सरकार हैं। आपकी दुआ चल रही है और आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता जनता पार्टी की, सरकार के साथ है। 4 भारतीय जनता साल पार्टी पूरे के हो साथ गए नहीं हैं है। फिरोजी, मैं आज बता दे 4 रहा हूँ, बजे के बाद जनता लोकसभा ये चुनाव है, आशा देख रही है कि उनके साथ जो वायदे किए गए थे वो आप कब पूरा करेंगे। हम जितने का काम करेंगे इसका जवाब अब आपको देना चाहिए। एक सीट नहीं जीत पाएगी, इसलिए लोगों को बेचैनी है कि लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में सरकार गिरा दिया जाए और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद 14 लोकसभा में लोग जीतना चाहते हैं, लेकिन झारखंड में जनता लोग जीतने नहीं देगी। प्रियंका जी, आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की झारखंड प्रदेश में निश्चित रूप से सरकार बनेगी। ये आप कान खोल करके सुन ये लीजिए, आप कहीं खाली लिखना हो तो लिख लीजिए। आप सपना मैं देख बता रहे रहा हैं, हूँ कि सपना देख रहे हैं। झारखंड प्रदेश खाली में चुनाव मत बनाइए। मुख्यमंत्री जी ने झारखंड जो में घोषणा पत्र लेकर के आए थे वो टाइट हो गए हैं, फिसड्डी नजर आ रहे हैं और पूरी जनता युवा किसान त्राहिमाम कर रही है। 60 के पार और मैं बता दूं कि हर एक क्षेत्र में इतना आक्रोश है कि आप राजभवन और रांची में हमेशा घेराव और देखते होंगे कि पानी के बौछार और गोले बरसाए जा रहे हैं। जनता को चुप कराने का काम किया जा रहा है। सिर्फ छोटी दलील देने से काम नहीं चलेगी फिरोज जी, धरातल पर काम हर हाल में करना पड़ेगा। कुछ दिन और बचे हुए हैं, आप लोगों को घोषणा पत्र के अनुरूप काम जो है धरातल पर उतारना चाहिए। हमारी सरकार अनावश्यक दलील दे रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो है आप लोग भ्रष्टाचार को ही शीर्षक बना करके आप लोगों को लूटने की मंशा थी। जो 1200 करोड़ रुपया, ठीक है अमिताभ जी, अमिताभ जी के पास में आती हूँ, आपके पास आती हूँ मैं। अमिताभ जी, जिस तरह से दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस और जेएमएम दोनों के द्वारा अपने अपने प्रयास किए जा रहे हैं, जेएमएम का कहीं ना कहीं कवायद ये है कि स्थिति कोई भी आ जाए, चाहे मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी क्यों ना हो जाए, लेकिन सरकार बची रहे और उसके लिए तमाम तरह के उपाय खोजने की कोशिश, रणनीति की जा रही है। वहीं बीजेपी का प्लान ये है कि एक मौका मिले और राष्ट्रपति शासन को लेकर कोशिश पूरी तरह से कर ली जाए। क्या आपको भी यही लग रहा है कि दोनों तरफ से अलग अलग अपनी अपनी कोशिशें हो रही हैं? अब आगे आने वाले समय में क्योंकि जेएमएम के पास अभी सत्ता है तो जेएमएम उसमें अपने दांवपेच खेल सकती है। दरअसल कोई ऐसा खास मतलब मजबूत कारण नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। हाँ। आजकल राष्ट्रपति शासन लगाना आसान भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए फिर आपको कोर्ट के सामने जवाब देना पड़ता है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। वैसा कोई कारण है नहीं, तो मुझे लगता है कि ये कवायद कोई खास मायने नहीं रखती है। अभी तो पहली बात यह है कि उनको गिरफ्तार करने का निर्णय ईडी ले ही नहीं रही है। 7 जा चुके हैं, जबकि 3 समन के बाद ईडी उनको गिरफ्तार कर सकती है। अगर अभी गिरफ्तार नहीं कर रही है तो इसके पीछे भी कुछ पॉलिटिकल सोच होगी। शायद भाजपा ये नहीं चाहती है कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लें और उनके खिलाफ, उनके प्रति जो है राज्य में सहानुभूति जो है वो फैले और सहानुभूति वोट का लाभ उठाए। इस वजह से शायद ईडी उनको अरेस्ट नहीं कर रही है। अगर भाजपा के इशारे पे ही काम कर रही है तो 7 बार समन जारी हुआ है और जानबूझ करके अवॉइड कर रहे हैं। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन का इन्वॉल्वमेंट है उन घटनाक्रमों में जिसका वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है और उनकी गिरफ्तारी तय है, ये तो तय है। लेकिन अभी हो सकता है लोकसभा चुनाव जो एकदम सर पे है उसके मद्देनजर भाजपा थोड़ी सावधानी बरत रही होगी कि भाई अभी और इनको ढील दो और इनको भागने दो, लोगों के बीच बदनामी होने दो कि समन से भाग रहे हैं। नहीं तो वो अरेस्ट कर सकते थे। अगर अरेस्ट कर लेते हैं तब मुझे लगता है कि जब इनको लगेगा हेमंत सोरेन को अरेस्ट होना ही है तब वो तय करेंगे और जिसको चाहेंगे उसको मुख्यमंत्री बना लेंगे। सच्चिदानंद जी, उन्होंने बना के रखा हुआ है। इस पर क्या कहना है आपका? क्योंकि दिल्ली में तो जिस तरह से सबूत आते हैं वैसे वैसे आपकी गिरफ्तारियां भी होती हैं, बेल भी नहीं मिलती और उसके बाद गिरफ्तारी की खबरें 3 समन के बाद ही आने लगी हैं, लेकिन यहाँ पर 7 समन के बाद भी गिरफ्तारी का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। नहीं, ये मामला ईडी का है और ईडी जो है अपने न्याय प्रणाली के तहत अपना काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का एडवांटेज लेकर के, जिस तरह अमिताभ जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई निर्णय नहीं है। लेकिन फिर सच्चिदानंद जी, यदि ईडी की बात होती तो फिर ईडी के नियम तो सब जगह हर राज्य में एक ही होते हैं ना, फिर झारखंड में 7 समन और दिल्ली में 3 समन, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और जो है इनको हो सकता है कि इनके संबंधित जो कुछ और एविडेंस हैं वो ईडी और जुटाना चाहती है। इसलिए आप देखते होंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के 10-12 और जो निजी लोग हैं उनके ऊपर भी ईडी जो है अपना पूरा कहिए कि छापा कर रही है और एविडेंस जुटा रही है और अगर गिरफ्तार करेगी तो पूरे प्रमाण के साथ करे
ताकि जनता को भी पता चलेगा कि हेमंत सोरेन जी ने जो है कानून को कहिए कि वो इस नियम पर अमिताभ जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी अमिताभ जी। भाई, जब सामान्य नियम है कि 3 समन के बाद गिरफ्तार करने के उसको छूट है, आजादी है और वो कर सकती है, तो क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? उसको करना ही चाहिए। अगर उसके पास प्रमाण नहीं है तो समन नहीं करना चाहिए। समन किया है, इसका मतलब प्रमाण है तो गिरफ्तार करें। अब अरविंद केजरीवाल हैं, उनको भी आप छोड़े हुए हैं। ये निश्चित रूप से मुझे यहाँ कुछ ना कुछ राजनीतिक दखल तो लग रहा है कि भाई अभी अरेस्ट नहीं करना है ताकि आने वाले चुनाव में कुछ ऐसा माहौल ना बने कि भाजपा को नुकसान हो जाए। जब मिल जाएगी ईडी को पुख्ता और वो न्याय प्रणाली के तहत चल रही है, टाइम बिल्कुल लग रहा है, लेकिन आप देखिएगा कि पूरी मजबूती के साथ ईडी जो है उनको लगेगा तो निश्चित रूप से गिरफ्तार करेगी। वहाँ करवाए नहीं है, खाली ये लोग ईडी के माध्यम से डराना धमकाना चाहते हैं ताकि सरकार गिर जाए, लोगों में भ्रम फैला हो। जी, आपको क्या लगता है कि लैंड स्कैम में मुख्यमंत्री जी फंसते नजर नहीं आ रहे, क्यों भाग रहे हैं? इसका जवाब आप दे दीजिए। अवैध उत्खनन का मामला जो लिफाफा पड़ा हुआ है उससे क्यों जो है भागते नजर आ रहे हैं? क्यों इस्तीफा दिलाए सरफराज अहमद जी को? इसका जवाब आप दे दीजिए। क्या वजह थी सरफराज अहमद जी को गांडे से इस्तीफा दिलाया गया? इसका कारण आपको बताना चाहिए। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आप स्पष्ट बताइए कि गांडे से इस्तीफा क्यों दिलाया गया? प्लान बी क्यों किया गया? कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी को यह आभास हो गया है कि उनकी संलिप्तता है इन सब मामलों में, इसलिए वो प्लान बी जो है वो सेटअप करके रखे हुए हैं। और आप देखिएगा कि आने वाले समय में निश्चित रूप से गिरफ्तारी होगी ही। और कल्पना सोरेन जी को चुनाव में हो सकता लड़ाया जाए, हालांकि समय बहुत कम है। महामहिम इस पर अपना आकलन कर रहे हैं। महामहिम जी को लगेगा उपचुनाव कराना है तो आप देखिएगा कि कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम हेमंत सोरेन जी करेंगे, जो नियम संगत नहीं है। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि ये वंशवाद की नीति क्यों हेमंत सोरेन जी चला रहे हैं? क्या जेएमएम में और कोई कैंडिडेट नहीं है क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए? क्यों अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं। वंशवाद की नीति आप लोगों के जेएमएम में कांग्रेस में भरी पड़ी है और जिसको चरितार्थ हेमंत सोरेन जी करने जा रहे हैं और जनता देख रही है। जनता में काफी आक्रोश है। 2024 में मुंह तोड़ जवाब देगी, आप इंतजार कीजिए। तो समझ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हम ही लोग को बेवकूफ बना रहे हैं। कोई दिन हमारा हिंदू भाई नहीं बना रहे हैं, उनके पास पुख्ता प्रमाण है। आपको पता, पिछले दिनों डिबेट में भी कहा गया था कि ईडी वालों को उल्टा जेएमएम सरकार जो है हनी ट्रैप के मामले में फंसाने का प्रयास कर रही थी कि कैसे इन सब जो फाउंडेशन इसको तोड़ा जाए। अभी हाल के कैबिनेट मीटिंग में जो है ईडी को लेकर के एक ऐसा प्रस्ताव ये लोग लाए हैं कि ईडी डायरेक्ट सम्मान नहीं कर सकती है। क्यों भाई, ये क्या तुक हो गया कि कोई भी केंद्रीय एजेंसी को आप घेरना चाहते हैं? आप अपने नियमों के तले कहीं उनको बांधना चाहते हैं? ठीक है सच्चिदानंद सिन्हा जी, फिरोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देना चाहूंगी। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से झारखंड में लगातार राज्यपाल से मुलाकातों का सिलसिला जारी है, एक तरफ बीजेपी के नेता मुलाकात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उससे पहले जेएमएम और कांग्रेस के द्वारा राज्यपाल से मुलाकात की जा चुकी है। अब देखना ये होगा कि झारखंड में जिस तरह से सियासी पेच फंसा हुआ है, ऐसे में ईडी के अगले कदम के बाद या फिर जेएमएम सरकार के द्वारा अगला कदम उठाया जाता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।